रुमना और झुमना बस स्टॉप से सिर पर छाता लगाए गांव की सड़क पर चल पड़े। बाजार पार करते समय उन्होंने देखा कि कमला की दुकान बंद है। तभी उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ दुकान बंद करके पहले ही घर जा चुकी हैं। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, इधर बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। रुमना अब पास के गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका है और झुमना कॉलेज के दूसरे वर्ष की छात्रा। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास मुखिया के घर को पार करते ही जब उन्होंने सामने उस कुटिया को देखा तो दोनों बहनों ने कमला को बरामदे में खड़ा पाया। घर में दाखिल होने से पहले पास के उस ताड़ के पेड़ की ओर देखते ही रुमना का दिल जैसे अचानक सिहर उठा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। गांव में बिजली आने के बावजूद ज्यादातर दिन गांव अंधेरा ही रहता है। कहीं कोई पेड़ गिरा रहता है तो कहीं बिजली की तार चोरी हो जाती है। उस घटना के बाद लोगों को बुलाकर कमला ने वह पेड़ कटवा दिया था, लेकिन उस कटे हुए ठूंठ के पास से अपने आप एक और पेड़ उग आया जो कुछ ही सालों में काफी बड़ा हो गया। रुमना ने कई बार मां से वह पेड़ भी कटवाने को कहा था, लेकिन कमला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे उधर वे लोग आमतौर पर नहीं जाते थे, लेकिन आज ताड़ के पेड़ की तरफ नजर पड़ते ही रुमना ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी किसी ने जैसे हटा दी है। वह उधर बढ़ने ही वाली थी कि कमला ने रोकते हुए कहा, मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हैं, उधर मत जाना। रुमना घर के भीतर लौट आई। उसे अपने बचपन में घटी उस अभिशप्त रात की याद आ गई। इतनी क्या सोच रही है? मैंने कहा था ताड़ का पेड़ कटवा दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। उधर ना जाना ही अच्छा होता। बेटी की बात सुनकर कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। आसमान पर काले बादल गिराए थे। चाय खत्म करके कमला बरामदे में खड़ी हुई और एक बार पेड़ की तरफ देखा। दूर दूर तक फैले आसमान की पृष्ठभूमि में उस काले रंग के पेड़ को देखते ही उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसी समय पास ही कहीं बिजली कड़की। तेज बारिश शुरू हो गई। सूं सूं की आवाज के साथ हवा बहने लगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर कमला अंदर आ गई। घर में दाखिल होकर उसने देखा कि रुमना स्कूल की कॉपियां देख रही है और झुमना किताब खोलकर बाहर खिड़की से हिलते हुए पेड़ों की टहनियां देख रही है। अच्छा माँ, साधु बाबा ने क्या क्या कहा था तुम्हें याद है? क्यों रे, अचानक इतने साल बाद? तब तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने इस घर को बांट दिया था। नियम का पालन किया जाए तो वो कभी नहीं आएगा। लेकिन एक और बात भी उन्होंने कही थी जो इस पल कमला को याद नहीं आ रही थी। अगर रात का खाना खाकर वे सब सोने लेट गए। रात उस वक्त पहला पहर थी। बारिश के साथ साथ मेंढकों की टर टर और दूर जंगल के भीतर से गूंजती सियार की चीख सुनाई दे रही थी। काल बैसाखी तूफान की हवा मधुपुर के सीने पर रो रो कर बह रही थी। उस हवा की सूं सूं आवाज सुनकर
रुमना को किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। लालटेन की लौ बीच बीच में लपक रही थी। इधर मुड़कर उसने देखा मां और बहन दोनों गहरी नींद में हैं। आज इतने दिनों बाद वही पुरानी बेचैनी फिर से लौट आई थी। अचानक दरवाजे के बाहर पानी के छपाक छपाक जैसी आवाज सुनकर रुमना बिस्तर पर सीधी बैठ गई। लालटेन की लौ अब मध्यम हो रही थी। उठकर उसने उसे जरा तेज किया और दरवाजे के सामने आकर पत्थर सी जड़ हो गई। छपाक छपाक की आवाज अचानक थम गई। रुमना मां की तरफ बढ़कर उन्हें जगाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे के बाहर से लगभग अपरिचित सा एक स्वर सुनाई दिया। कमला। आवाज सिर्फ एक बार ही आई थी। कमला घबराकर उठ बैठी। कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रुमना ने होठों पर उंगली रखकर मां को जवाब देने से मना कर दिया। गांव में ऐसे ही निशी बुलाकर लोगों को ले जाती है, लेकिन यह आवाज तो कमला के लिए बहुत जानी पहचानी थी। बेटी के पास आकर उसने कहा, किसने बुलाया? फिर दरवाजे के बाहर वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उस अजनबी ने 2 और नाम पुकारे। रुमना, झुमना। कमला ने एक पल भी देर न करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल दिया तो तेज हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे और आंखों पर आ पड़ी। पास ही कहीं बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसने दरवाजे के बाहर मनोहर को देखा। कमला ने आंचल से मुंह ढककर रोते हुए आवाज दबा दी। तब तक झुमना भी बिस्तर से उठकर बैठ गई थी। नींद भरी आंखों से कुछ समझ नहीं पा रही थी। 25 साल पहले जहाज में लापता हो चुके उनके पिता आज इस गहरी रात लौट आए थे। कमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह मनोहर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर लाई और पूछा, इतने साल अब कहाँ थे? अब सब बताऊंगा। आज बहुत थक चुका हूँ। मैं थोड़ा सोऊंगा। कमला ने आंखों का आंसू पोंछकर बिस्तर बिछा दिया। मनोहर लेटते ही तुरंत सो गए। अगली सुबह रुमना उठी तो देखा मां और पिता बरामदे में बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चों को प्यार से बड़ा किया और ताकत नहीं है, अब तुम्हें संभालना होगा। मनोहर पीछे मुड़कर रुमना की ओर देखकर बोला, मैं अब आ गया हूँ कमला। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं है। अब तुम आराम कर सकती हो। अगले कुछ दिन काफी खुशी के साथ बीते। एक दिन सुबह मनोहर नींद से उठकर बोला, कमला, इतने साल बाद लौटा हूँ। बहन को देखने का मन कर रहा है। तुम तैयार हो जाओ, एक दिन रुककर वापस आ जाएंगे। इन इतने सालों में एक बार भी रुमना झुमना की बुआ ने उनका हालचाल नहीं पूछा था, इसलिए कमला जाने के लिए राजी नहीं हुई। तुम्हारे जाने का मन है, तुम जाओ। अब नहीं, रहने दो, बाद में कभी चला जाऊंगा। शायद मनोहर भी यह बात समझ गया। उसने कहा, अब मैं बाजार जाकर मछली ले आता हूँ। कुछ देर बाद मनोहर हाथ में एक बड़ी सी मछली लेकर लौट आया, जैसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। पति को देखकर कमला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी मछली कहाँ से मिल गई? वो भी इतने बड़ी मछली और जिंदा भी? सामने वाली नदी से मछुआरे मछली पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने देखते ही तुरंत खरीद लिया। कमला कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर मछली उठाकर काटने लगी। रसोई का काम निपटाकर कमला ने अपनी 2 बेटियों और पति को खाने के लिए बुलाया। खाने के समय कमला ने देखा कि उसका पति ऐसे खा रहा है मानो मनोहर कई दिनों से भूखा हो। लगता था जैसे उसका पेट भर ही नहीं रहा। मामला अजीब होता देख मनोहर थाली का आखिरी निवाला खाकर उठ गया। रुमना, झुमना और कमला तीनों ही दंग रह गए। शाम ढलकर रात हो गई। सब गहरी नींद में डूब गए।
किसी अजीब सी आवाज से रुमना की नींद खुल गई। वह उठकर बाहर वाले कमरे में आई और देखा कि उसके पिता दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जा रहे हैं। ज्यादा सोचे बिना वह वापस जाकर लेट गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में डरावनी और अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव का रतन बड़ी झील में मछली पकड़ने गया था, लेकिन सुबह उसे झील के किनारे मृत अवस्था में पाया गया। किसी ने जैसे उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। शरीर पूरा रक्तहीन और उसकी पीठ पर एक घाव का निशान था। झील के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। रुमना और झुमना भी खबर पाकर वहां पहुंच गईं। हराधन मुखोपाध्याय उन्हें देखकर आगे आकर बोला, क्या समझ रही हो रुमना? हमारे गांव में ऐसा घटना पहले कभी नहीं घटी। बात थोड़ी अजीब है। ताऊ जी, ये सब देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। छोड़, अब चल और इन सब के बारे में मत सोच। वे चलते चलते अपने घर की ओर बढ़े। घर के सामने आकर हराधन बाबू बोले, चलता हूँ बेटी, सावधान रहना। ताऊ जी आइए ना, थोड़ा चाय पी के फिर जाना। पापा भी आए हुए हैं घर पे। हराधन बाबू थोड़ा चौंके। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम मुझे एक बार भी खबर क्यों नहीं दिया? कमला रसोई में काम कर रही थी। उसने कहा, घर के अंदर आइए ना दादा, उन्होंने कहा था आपके घर जाएंगे। शायद समय नहीं मिला। इतने दिनों बाद घर लौटा है, तो वो अब कहाँ है? थोड़ा बाहर गए हैं। ओह, तो फिर मैं चलता हूँ, अभी बाद में आऊँगा। हराधन बाबू घर लौट गए। शाम ढलकर रात हो गई, लेकिन मनोहर का कहीं पता नहीं। इतने रात हो गई, अभी तक तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं लौटे? इसी बीच हराधन बाबू अपनी पत्नी द्वारा दिया गया प्रसाद लेकर रुमना और झुमना के घर की ओर बढ़ चले। घर से कुछ दूर आते ही उनकी नजर घर के पास खड़े ताल के पेड़ की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक काला अंधकारमय आकृति पेड़ के ऊपर हिल रही है। पलक झपकते ही वह अंधकार हवा में मिल गई। हराधन बाबू भौहें तानकर कुछ सोचते हुए उनके घर की घंटी बजाई। दरवाजा रुमना ने खोला। आइए ना। ये ले, तुम्हारे ताई ने प्रसाद भेजा है। अच्छा, मनोहर तो दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? देखिए ना, इतने रात हो गई है, अभी तक नहीं लौटे। बोलते बोलते मनोहर घर में प्रवेश कर गया। इतनी देर हो गई, तुम कहाँ गए थे? मैं थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर गया था, इसलिए देर हो गई। तो मनोहर, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ दादा, आप कैसे हो? ठीक हूँ, एक दिन आओ घर पे। दादा ने प्रसाद लाए थे, आपको दूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, हाथ पैर धोकर मैं खा लूंगा। इसके बाद हराधन बाबू अपने घर लौट गए। रात में खाना पीना निपटाकर कमला और बाकी सब सो गए। रात गहरी थी। अचानक कमला की नींद खुल गई। उसने देखा कि मनोहर पास में नहीं है। वह उठी और देखा कि बाहर का दरवाजा पूरी तरह खुला है। इतनी रात को कहाँ चले गए? कमला दरवाजा बंद करके सो गई। अगली सुबह कमला ने देखा कि मनोहर बिस्तर पर सो रहा है। उसने देखा कि हराधन बाबू द्वारा लाया गया प्रसाद वैसे ही रखा है। जैसे जैसे समय बढ़ा, वह दुकान की ओर बढ़ी। मोड़ के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बरगद के नीचे सब मिलकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। दादा, क्या बात है? पांचू बाबू का बेटा कल रात से नहीं मिल रहा है। रात में वो थोड़ा बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। कमला को अचानक रात की बात याद आ गई। फिर वह कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। अब एक बात करनी थी तुमसे। कल रात
यह कहते हुए हराधन बाबू उस ताड़ के पेड़ के बारे में जो उन्होंने देखा सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देते हैं। सुनो, एक बार साधु बाबा के पास जाओ, पूरी बात बताओ। कमला गर्दन हिलाकर दुकान की ओर बढ़ गई। कुछ दिन इसी तरह बीते। पूरा गांव जैसे ठहरा हुआ था। शाम होते ही हर कोई अपने अपने घर में जा छिपता। सुबह तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। चारों ओर डर का माहौल था। रुमना और झुमना के घर में भी वही स्थिति थी। इतनी चिंता मत करो, मैं हूं ना। गांव में जो हो रहा है कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सुनो, तुम अकेले बाहर मत जाना रात को। यह सुनकर मनोहर का चेहरा छोटा सा हो गया। अगले दिन शाम को कमला दुकान खोलने के लिए घर से निकलती है। तब तक रुमना भी स्कूल से वापस आ चुकी है। मैं आ रही हूँ, लौटने में देर होगी। इस बीच आसमान का मिजाज भारी था। कमला की दुकान में आज बहुत सारे ग्राहक थे। 2 दिन दुकान बंद रहने की वजह से हर कोई अपनी अपनी जरूरी चीजें पहले ही दुकान से ले जा रहा था। काफी देर हो गई थी। वह सोच रही थी कि दुकान बंद करके घर चली जाएगी। तभी अचानक जोरदार तूफान शुरू हो गया। साथ ही बूंद बूंद बारिश भी होने लगी। कुछ ही पल में बिजली कड़की और उसके साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस तूफान में घर कैसे लौटूंगी? जल्दबाजी में छतरी भी भूल गई। तूफान और बारिश में रुमना और झुमना ने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बादलों की गर्जना और बारिश की छींटों की आवाज में वे कमरे के एक कोने में बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी हैं। क्या हुआ दीदी? माँ कब आएगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। इस तूफान में मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उनकी बातचीत के बीच ही कमरे के कोने से एक खुरदरी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हिंस्र प्राणी अपने नाखूनों से कुछ खरोंच रहा हो। रूमना धीरे से उठी और हैरिकेन की रोशनी जलाकर कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। वह खुरदुरी आवाज अब भी आ रही थी। अचानक कमरे के अंदर से झुमना की एक चीख सुनाई दी। दीदी, पिताजी कहाँ है? रूमना दौड़कर आई तो देखा कि पिता कहीं नहीं है। पिता को न देखकर रूमना हैरिकेन हाथ में लेकर बाहर आई। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। पिताजी! कोई उत्तर नहीं मिला। खुरदरी आवाज और भी तेज हो गई। ताड़ के पेड़ की तरफ अनचाहे ही नजर चली गई। काले गुच्छे जैसे अंधकार पेड़ की चोटी पर जमे बैठे थे। उनकी नजर अब कमरे की छत पर थी। छत पर चारों हाथ पैर के बल एक काली छाया मूर्ति झुकी हुई बैठी। उसकी दोनों आंखें जल रही थी। मुंह के बाहर से सफेद दांत उस अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। डर के मारे लालटेन हाथ से गिरकर बुझ गया। अब तक चांद के चेहरे पर बादलों की परत थी। जैसे ही वह परत हट गई, फीकी, धुंधली और टेढ़ी चांदनी में जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे डर के मारे उनका दिल कांप उठा। उन्होंने देखा कि मनोहर छत पर किसी जानवर की तरह बैठा है। झूमना चीख पड़ी, पिताजी! मनोहर खुरदुरी आवाज में बोल उठा, यह बात कहते ही वह विकराल हंसी हंसकर चारों पैरों वाले जानवर की तरह छत से उतरने लगा। वह झुमना पर झपटने ही वाला था कि तभी रूमना उसे खींचकर कमरे के भीतर ले गई। जल्दी में वह बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। अंदर वाले कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उन्हें जमीन पर नाखून घिसटने की आवाज सुनाई दी। साथ ही रूमना ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखने की कोशिश की। रूमना ने देखा कि वह उनके पिता नहीं है। वह तो वही पिशाच है जो बचपन में उनके खेत में आया था। ये वही पिशाच है, पिताजी का रूप धारण करके आया है। इसका मतलब पिताजी
मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर बच जाएगी? आज तुम दोनों की गर्दन मड़ोड़ कर तुम्हारा खून पीऊंगा। रूमना और झुमना चिल्लाने लगी। कोई है, हमें बचाओ! कोई है, बचाओ! बचाओ! कोई है, बचाओ! वह अलौकिक दानव जैसे प्राणी बार बार दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। रूमना और झुमना कमरे के कोने में बैठकर कांप रही थी और मन ही मन भगवान को पुकार रही थी। अचानक उन्होंने सुना एक गहरी गूंजती हुई आवाज। तू फिर से लौट के आया है? 10 साल पहले देखे गए वही साधु बाबा हाथ में एक कुमंडल लेकर खड़े थे। साधु बाबा के पीछे उनकी मां कमला खड़ी थी और उनके मोहल्ले के ताऊ हराधन भी वहां थे। कमला की आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से जड़ हो गया था। साधु बाबा ने कुमंडल से जल लेकर पिशाच की ओर फेंकते ही वह भागकर घर के बाहर निकला और फिर छत पर चढ़ गया। रूमना और झुमना हिम्मत पाकर दौड़कर बाहर आईं और अपनी मां को गले से कसकर लगा लिया। बोल, क्यों लौट आया है? किसने तुझे मुक्त किया? ये मेरी जगह है। इन दो लड़कियों की वजह से मुझे इस घर से जाना पड़ा था, लेकिन कमला मिर्ची का पौधा लगाते वक्त जमीन खोदकर मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे वापस जाना ही होगा। तू कौन है? तू कौन होता है मुझे कहीं भेजने वाला? मेरी जगह है, मैं ही रहूंगा। तो फिर देख। साधु बाबा ने ताऊ हराधन को ताड़ के पेड़ के नीचे आग जलाने को कहा। हराधन बाबू हाथ में केरोसिन और लकड़ी लेकर ताड़ के पेड़ की ओर बढ़े। उसी समय वीभत्स प्रेत मूर्ति हराधन बाबू पर झपट पड़ी और उसे एक हाथ से पकड़कर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने लगा। तुरंत ही साधु बाबा ने कुमंडल से जल लेकर कमला और उसकी दोनों बेटियों के चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर ताड़ के पेड़ की ओर बढ़े। उन्होंने फूंक मारकर एक चूर्ण उड़ा दिया। उसी समय पिशाच के हाथ से छूटकर हराधन बाबू जमीन पर गिर पड़े। साधु बाबा आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी हराधन टूटी हुई आवाज में बोल उठे। मैं ठीक हूँ, पहले इस पिशाच का अंत कीजिए बाबा। साधु बाबा ने ताड़ के पेड़ की जड़ में मंत्रपुत जल से घेरा बना दिया और तुरंत ही पेड़ में आग जल उठी। प्रेत मूर्ति तब तक उस ताड़ के पेड़ की चोटी पर चढ़ चुका था और मनोहर के आवाज में चीख रहा था, रुकना, झुमना, बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। उस पुकार को सुनकर झुमना उठने ही वाली थी कि तभी साधु बाबा ने कहा, उसकी माया में मत फंसो। वो चाहता है तुम लोग घेरे से बाहर निकलो। एक बार घेरे से बाहर आ गए तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मनोहर की चीख थम गई। अब फिर से अलौकिक चीख सुनाई दे रही है। कुछ देर तक यह असमान लड़ाई चलने के बाद जब आग बुझ गई तो गांव वालों ने देखा कि ताड़ के पेड़ का काला तना ही बस खड़ा है। उसकी चोटी पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। रूमना की ओर देखकर साधु बाबा बोले, इस पेड़ के आसपास तुम लोग मत जाना। यहाँ एक बाड़ लगा दो ताकि कोई भी वहाँ ना जा सके। मैं पिछले बार आकर तुम्हारी माँ को बता दिया था। मैं साधना में बैठा था, तभी बाहर कमला की आवाज सुनाई दी। मेरे दोनों बेटियां खतरे में। पिछली बार तुम दोनों बहनों को वो मार नहीं पाया था, इसलिए मौका पाकर अपनी असली रूप में ना आकर तुम्हारे पिता का रूप धारण करके आया था। तुम्हारी माँ का शक और गांव में घटी घटनाओं को सुनकर पूरा मामला समझ गया। इसी तरह की एक रात का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारी माँ घर पर नहीं होगी। बाबा, आज अपना आते तो मेरी दोनों बेटियों का क्या होता? हमेशा याद रखना, सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ।